Hello everyone, myself Diksha Gupta from MCA 5th Sem IPS GEV. Today I am going to solve it's an end sem question paper, and here's the question third A, which says write an algorithm for Gauss-Jordan iterative method, compare its performance with a Gauss elimination method. So first we need to understand what is a Gauss-Jordan method and what is Gauss elimination method. Gauss-Jordan method and Gauss elimination method both are used to solve the system of simultaneous equation. In Gauss-Jordan method, we have to make all the elements zero which are below or upper the diagonal. In Gauss elimination method, we have to make the elements zero which are only below the diagonal. अपर वाले को नहीं बनाना रहता जीरो. So we are going to start Gauss-Jordan algorithm. So first we used to read the matrix matrix and its coefficient from the user. In third step we use for loop which is initialized from 1 up to n चलेगा. उसके इनसाइड मतलब नेस्टेड, हम इसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं. उसके इनसाइड ही हम एक दूसरा फॉर लूप लेंगे जो आई है फॉर आई इक्वल्स टू k प्लस 1 अप टू n प्लस 1, जो कि k प्लस 1 से लेके n प्लस 1 तक चलेगा. अब ये बाहर वाला जो फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इनर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन. सो इसमें हमें n+1 क्यों लिया है? क्योंकि जो वेरिएबल्स, क्योंकि हमें पता है कि उसमें जो भी नंबर ऑफ मतलब कॉलम्स, एक कॉलम ज्यादा रहता है, हमें पता है इक्वेशन में इक्वल्स टू जो रहता है से, तो इसमें वो एक कॉलम ज्यादा रहता है, इसलिए हम इसमें n+1 लेते हैं. सो हम इसको पहले रीड कर सॉरी सो हम इसमें सबसे पहले इसको हम रीड करेंगे. by using this we used to read our matrix. in first iteration क्या होगा कि suppose means our k equals to 1 in first iteration and I equals to 2 in for the first time, for first iteration. So what will be stored in akl1 means in this one a12 means we used here we are targeting our element a12. We use to assign a12 divided by a11. So we are making the elements, we are dividing the elements with dividing elements so that they become zero by using these operation. By using this operation continuously, we come out from the loop I. We come out from our loop and are set akk as 1. Now again till n we used to run this loop, and when our loop end we come out from this loop also. Now we used to initialize another loop. Inside this we used to initialize another loop for I equals to 1 up to n. अगर हम उसमें फिर हम इफ कंडीशन देखते हैं कि अगर वो I k के इक्वल नहीं है, मीन्स द वैल्यू ऑफ I is 1 and k is 1. नाउ अगर वो दोनों इक्वल है नहीं है तो हमें अगर वो नहीं है तो हमें ये लूप इनिशियलाइज करना है, अदरवाइज ये लूप नहीं चलाना है. फर्स्ट केस में तो ये इक्वल ही रहेगा. जब इन फर्स्ट कंडीशन तो ये इक्वल ही रहेगा, लेकिन ये इसके इनसाइड ही है कि जब आई की वैल्यू 2 रहेगी. सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें. जब ये फर्स्ट इटरेशन में भी ये इक्वल नहीं रहेगा. वेट अ मिनट. ये फर्स्ट इटरेशन में भी इक्वल नहीं रहेगा, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. आई क्या है अभी हमारा 2 है और k क्या है अभी 1 है फर्स्ट इटरेशन में. तो ये वैल्यू ट्रू है, मीन्स i इज नॉट इक्वल टू ट्रू, मीन्स हम इस कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हम ये जे लूप के अंदर जाएंगे, और इसमें हम इस लूप में जाएंगे और इसमें j को k+1 से इनिशियलाइज करेंगे अप टू n+1. फिर उसके बाद हम इसमें aij इक्वल्स टू aij माइनस akj मल्टीप्लाई aik. हम इसमें अपने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बना रहे हैं और उनको उनकी करेक्ट पोजीशन पे डाल रहे हैं. उसके बाद ये सारा जो भी लूप्स हैं वो टिल n और n+1 तक चलेंगे. उसके बाद हम एक एक करके अपने तीनों लूप से बाहर आते जाएंगे. सबसे पहले हम आई वाले लूप से आएंगे बाहर, फिर सबसे पहले हम जे वाले लूप से बाहर आएंगे, फिर आई वाले लूप से बाहर आएंगे,
फिर हम के वाले लूप से बाहर आएंगे। मीन्स हमने हमारे मैट्रिक्स को पूरा रेड कर लिया है और उसके सारे एलिमेंट्स को हमने बिलो और अपर द डायगोनल सब जीरो बना लिया इन कंडीशंस की हेल्प से। उसके बाद हम एक और लूप लेते हैं फॉर एम इक्वल्स टू 1 टू अप टू एन, जो कि एम से 1 से स्टार्ट होगा और एन तक चलेगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ए एम एन प्लस वन के, उनको हम एक्स एम में डालेंगे और इसको डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद हमारा एम भी एंड हो जाएगा। मीन्स हम जब एंड पे रीच हो जाएंगे तो हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे और हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें वो मैट्रिक्स मिल चुका है जो हमें इससे चाहिए था। तो ये होती है हमारी गॉस जॉर्डन एल्गोरिथम। उसके बाद अब आते हैं हम हमें इसको कंपैरिजन करना है इसकी गॉस एलिमिनेशन से और गॉस जॉर्डन से। तो सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो गॉस एलिमिनेशन रिक्वायर्स फ्यूअर स्टेप्स कंपेयर टू गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन परफॉर्मेंस एडिशनल ऑपरेशन टू रिड्यूस द मैट्रिक्स फर्दर। सो हम गॉस एलिमिनेशन में हमें कम स्टेप्स यूज करते हैं, जबकि हमें गॉस जॉर्डन में ज़्यादा स्टेप लगती हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हमें मतलब हमारे कुछ एडिशनल ऑपरेशंस भी ऐड हो जाते हैं मैट्रिक्स में। In second intermediate step, Gauss elimination involves only the Gauss elimination step to get upper triangular form, while Gauss-Jordan elimination continuously further to obtain the reduced equivalent form, making it completely more intensive. हमें जैसे कि हमें पता है कि हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ जो भी बिलो द मीन्स हमें इसके जितने भी एलिमेंट्स है बिलो द डायगोनल वो हमें जीरो बना रहते हैं। मतलब हमें सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म ही चाहिए रहता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज ये हमारा सॉरी ये हमारा मैट्रिक्स है। ये हमारा मैट्रिक्स है, तो हमें सिर्फ इसके जो बिलो द डायगोनल मीन्स सपोज ये अपनी डायगोनल है। ये जो ब्लैक ये जो ब्लैक से शो हो रही है, सपोज ये अपनी हमारी डायगोनल है, तो हमें इसके जितने भी एलिमेंट्स बिलो इसके डायगोनल के सिर्फ वही जीरो चाहिए और ये अपर ट्रायंगुलर नहीं चाहिए। मींस हमें सिर्फ गॉस एलिमिनेशन में हमें क्या मिलता है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिल जाता है, जबकि गॉस जॉर्डन में हमें उससे बिलो ही नहीं अपर को भी जीरो कराना रहता है, तो इसके ऑपरेशन ज्यादा रहते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन गॉस एलिमिनेशन in Gauss elimination, you need to perform back substitution to find the final solution, which adds an extra computational step. What we have to do in Gauss elimination method, uh, this is our this is our diagonal. So whatever the out value comes, मतलब जो भी हमें इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मतलब कि जो भी वैल्यूज रहेंगी, जैसे जो भी वैल्यूज इधर आएंगी, जो भी मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें मिलेगा। सपोज इसमें हमें यहाँ पे हमें x3 मिला, इस स्टेप पे यहाँ पे हमें x2 और x3 मिला, और यहाँ पे हमें x1 x2 x3 मिला। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, हमें इनकी सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। पहले हम x3 निकालेंगे, फिर इसकी हेल्प से x2 निकलेगा और उसकी हेल्प से इन दोनों की हेल्प से x1 निकलेगा। तो बट ये सारे स्टेप्स मतलब ये सारे स्टेप्स गॉस जॉर्डन में बस जाती है, क्योंकि गॉस जॉर्डन में हमें ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता ही नहीं है। हमें इधर भी अपर मीन्स हमें डायगोनल के ऊपर भी सारे एलिमेंट्स उसके जीरो रहते हैं और डायगोनल के नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो ही रहते हैं। तो जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स रहते हैं वही हमारे x1 x2 और x3 रहते हैं। In fourth numerical stability, Gauss elimination may become more numerically stable in certain step cases as it involves fewer operations, potentially reducing the accumulation of rounding errors. Means ये मतलब कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें एरर्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे मतलब ऑपरेशंस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू गॉस जॉर्डन। क्योंकि हमें इसमें दोनों को जीरो बनाना रहता है, अपर लोअर मैट्रिक्स को, मतलब डायगोनल के अपर लोअर एलिमेंट्स को, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मतलब एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। Application Gauss elimination is often used when the primary goal is to find the solution to a system of linear equation, while Gauss-Jordan elimination is employed when the desire to find only the solution but also simplify form of matrix. एप्लीकेशंस मतलब हमें जैसे पता है कि ये दोनों मेथड ही सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं, बट जो कि प्राइमरी गोल है गॉस एलिमिनेशन मेथड का, वो सिर्फ
सॉल्यूशन फाइंड करना होता है लीनियर इक्वेशंस का। बट जबकि गॉस जॉर्डन का प्राइमरी गोल ये है कि सिर्फ वो सॉल्यूशन ही ना फाइंड करे, वो हमें पूरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दे एक मैट्रिक्स का। सो ये होता है हमारे ये है हमारे ये 5 कंपैरिजन है हमारे गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन के बीच में। Moving to next question, means question third B part. We have to iterative method are superior to the elimination method. Write 4 disadvantages of Gauss elimination method. Write 3 disadvantages of Gauss seidel method. हमें इसमें Gauss elimination method की फोर डिसएडवांटेजेस और गॉस सेडल के 3 डिसएडवांटेज मेथड बताने। सबसे पहले तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड रहती है वो डायरेक्ट मेथड रहती है, और जो गॉस सिडल मेथड रहती है वो इटरेटिव मेथड रहती है। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो भी इसका इटरेटिव टाइम है, मींस अर्थमेटिक कंप्यूटेशनल टाइम है, वो टू मल्टीप्लाई ऑफ एन की पावर 3/3, मतलब इसका जो भी मतलब कंप्यूटेशनल टाइम है वो ये होता है टू एन की पावर 3/3। और इसमें जो भी जबकि गॉस सिडल में उसका ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन टाइम रहता है, कंप्यूटेशनल अर्थमेटिक टाइम रहता है टू एन की पावर 2n²। जो गॉस जो एलिमिनेशन मेथड रहती है उसमें बुक कीपिंग नेसेसरी रहती है, मतलब कि हमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना कंसिडरेबल रहता है। और जबकि इसमें गॉस सिडल में ऐसा कुछ नहीं होता है। गॉस राउंडिंग जो कि राउंडिंग एरर्स रहती हैं वो हमें ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, मतलब उनकी द राउंडिंग एरर्स में बिकम लार्ज पर्टिकुलरली फॉर इल कंडीशन इक्वेशन। मतलब कि जो भी हमारे राउंडिंग एरर्स रहते हैं वो इसमें ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये क्या मतलब जो इल कंडीशन रहती है उनकी उन कंडीशंस में तो ज़्यादा ही मिलने के चांसेस रहते हैं, मतलब बड़े मिलते हैं। और जो भी स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है मैट्रिक्स का वो भी प्रिजर्व नहीं रह पाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। जबकि गॉस जॉर्डन में जो भी हमारी इटरेटिव मेथड में जो भी राउंडिंग एरर्स रहते हैं वो कम रहते हैं, मतलब स्मॉल रहते हैं एज कम्पेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसलिए ये इल कंडीशंस को भी सॉल्व करने के लिए एक सेटिस्फाइड मेथड है। और जो गॉस एलिम और ये इसलिए ये इल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहता है। इन गॉस सेडल मेथड वी सेट x इक्वल्स टू द न्यूली कैलकुलेटेड वैल्यू एंड सेट, मतलब हमें गॉस सिडल मेथड में न्यूली वैल्यूज अपडेटेड वैल्यूज का यूज करते हैं, ना कि पुरानी वैल्यूज का। Moving to the next question, which says consider the following pairs of the matrix. This is a given matrix. We have to इसमें हमें दो क्वेश्चंस और पूछे गए हैं कि हमें ये मैट्रिक्स पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि अगर ये मैट्रिक्स का आर द जीरो कोफिशिएंट प्रिजर्व एज जीरो ड्यूरिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड में, हमें मतलब हमें ये देखना है कि जो भी इसमें जीरो कोफिशिएंट है क्या वो एज अ जीरो ही रहे जब हमने इसको सॉल्व करा, और उसके बगैर अगर वो रहे हैं तो हम इसके कैसे भी मतलब इसके जो भी कंप्यूटेशनल टाइम है कैलकुलेट करने का उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये हमारी मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने फॉलोइंग ये इक्वेशंस के फॉर्म में थी, इसको हमने ऐसे रीराइट कर लिया, मीन्स हमने इसको फोर वेरिएबल्स में इसको ऐसे लिख लिया जो भी हमारी इक्वेशन गिवन थी। उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशंस वी कैन सी बाय अप्लाई दिस ऑपरेशन वी गेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। Now again by applying this operation we get this following matrices. We by solving this matrix हमने by solving this matrix and applying the back substitution we get the value of x1 x2 x3 and x4। x4 की वैल्यू हमें -1 मिली है, -1 मिली, x3 की 2, x2 की 9/2 मीन्स 4.5 और x1 की 5। सो ये हमें ये वैल्यूज मिली है। अगर हमारा जो जीरो थे वो ऐसा जीरो ही रहे, हम देख सकते हैं जो भी मैट्रिक्स जीरो थे, तो उस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो यस रहेगा। लेकिन वो सेकंड जो हमें पूछा था कि हम उसके अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटेशनल टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसमें जो भी जो इसकी एल्गोरिदम रहती है गॉस एलिमिनेशन की जो एल्गोरिदम रहती है उसमें जो उसके लूप यूज होते हैं, हम उसकी लिमिट्स को क्या मॉडिफाई करके, मतलब उसकी लिमिट्स को रिड्यूस करके उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो टाइम है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो उसमें होने वाले रहते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन था एंसन पेपर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।